नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल से राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल का उत्तराखंड दौरा। सीएम धामी ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री को नेपाल आने का दिया न्योता। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी मामला। एसआईटी की जांच के बाद फैसला। सब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा को किया निलंबित। उत्तराखंड की नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का 3 दिवसीय चंपावत दौरा। कहा, पार्टी के निर्देश पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए समीक्षा बैठक। देहरादून नगर निगम मेयर का वार्डों का दौरा। निकाय चुनाव नजदीक के चलते हुआ सक्रिय। लंबित कार्यों का लिया जायजा। जनता दरबार लगाकर सुनी जन समस्या। उत्तराखंड में मौसम का लगातार बदल रहा मिजाज। बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में दिखी कमी। अब तक 11 लाख से ज्यादा कर चुके हैं यात्री यात्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। नेपाल के राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा है। उत्तराखंड की यात्रा से पहले दिन नेपाली राजनेताओं के प्रतिनिधिमंडल दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनसे प्रदेश की योजनाओं और केंद्र सरकार के किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ की जो भारत नेपाल सीमा जहाँ मिलती है, वहाँ पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो बहुत सी की चुनौतियाँ एक समान है। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। नेपाल की एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से महेंद्र भट्ट और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तकरीबन 2 घंटे तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ बीजेपी संगठन के बारे में चर्चा की गई। वहीं नेपाल से आए राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के आपसी संबंधों के साथ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बन रहे मानस खंड मंदिर माला योजना के बारे में भी चर्चा की। उत्तराखंड और नेपाल का जुड़ा हुआ बॉर्डर है, तो हम नेपाल बॉर्डर पर क्या क्या कार्यक्रम इस रूप में ले रहे हैं उसकी जानकारी दी। कुछ सुझाव प्रतिनिधिमंडल की ओर से भी आए और अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे। हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया। हमने इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया है, बहन पंपा भूसाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव आप सबके सामने साझा करें। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आमंत्रण में भारत आया। इस विजिट का मुख्य अर्थ था दो पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, दो देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है, वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, दो राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए ये भ्रमण बहुत फलदायी हुआ।
डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी बनाए जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, जिसे लेकर डोईवाला में किसानों ने महापंचायत भी की। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले से बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात की जाएगी। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है। देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में कई खामियां पाई थी। इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी की जांच शुरू ही हुई थी कि इस प्रकरण में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। सब रजिस्ट्रार के निलंबन पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है। यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। क्या मकसद है सर, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी और कितनी शिकायतें आपको मिलती हैं? एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश की खेल और नागरिक आपूर्ति मंत्री और चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य चंपावत दौरे पर रही। अपने दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। मंत्री से पूछा कि अगर पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के निर्देश दिए जाते हैं तो क्या पार्टी के निर्देश पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वो पार्टी और हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर ही वे आज मंत्री हैं और पार्टी हाईकमान का आदेश का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। देखिए, पार्टी के निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पार्टी के निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने अपने वक्तव्य यहाँ पर दे रही हूँ। आगे भी पार्टी का जो निर्देश होगा उसका अनुपालन करूँगी। थैंक यू। नैनीताल में प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपनी 3 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जनपद के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न आपदाग्रस्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और आम जनमानस की जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए आज राज्य अतिथि गृह सभागार नैनीताल में संबंधित अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक ली।
मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में ये संभावनाएं बनी रहती है कि कब कहाँ कौन सा लैंडस्लाइड होगा, कब कहाँ किस प्रकार का कोई क्षति होगी, क्या वो सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति होगी या निजी संपत्तियों की क्षति होगी। इस प्रकार की कई संभावनाएं प्राकृतिक आपदाओं की बनी रहती है। इस बीच में जनपद नैनीताल में भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं रही और उन प्राकृतिक आपदाओं में चाहे हमारा ये रामनगर का तिरुमुदारा क्षेत्र का रहा हो, चाहे हमारा ये भरतपुर मंपापुरी रहा हो, चाहे काठगोदाम चाहे हमारे बुला नदी का अप्रोच पुल रहा। देश में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को इस योजना की 14वीं किश्त जारी की गई है। इस मौके पर देश भर में किसान समृद्धि केंद्र भी खोले गए हैं, जिससे किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज और किसी संबंधी अन्य उपकरण के बारे में जानकारी मिल सकेगी। वहीं सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी ऐसे 5 किसान समृद्धि केंद्र प्रस्तावित हैं, जिसके लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, तभी से उन्होंने देश के अन्नदाता को मजबूत करने की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। गरीब वर्ग की चिंता मोदी जी करते हैं, वहीं देश का अन्नदाता किसान की चिंता मोदी जी करते हैं। 2018 में किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी और आज उसकी 14वीं किस्त का वर्चुअल शुभारंभ, जिसमें 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को आज ये किस्त जारी हुई है। लगभग 18,000 करोड़ आज मोदी जी ने जारी किए हैं, जो कि किसानों की आय दुगनी करने में एक साधक सिद्ध होगी, क्योंकि मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, लगातार किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो मात्र 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, जो आज 5 गुना से अधिक 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। गुरुवार को मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की शुरुआत विधायकों के हंगामे के साथ हुई। बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बैठक में जमकर हंगामा किया गया। हंगामे के बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया, जिसमें 50% पुराने कामों के लिए जबकि 50% बजट में कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हजार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में, क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएंगे, हरिद्वार के करवाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार में खनन माफियाओं के कारण बीच से ध्वस्त हुए मालन पुल को लेकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मालन नदी पर बना पुल 13 जुलाई को ध्वस्त हो गया था। करोड़ों की लागत से बना पुल ध्वस्त हो गया, लेकिन अभी तक किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, जिसके कारण परेशानियां झेल रही जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है।
की बात है, जो मालन का पुल टूटा है तो हजारों आदमी की परेशानी हो रही है। जो जिम्मेदार आदमी अभी कोई तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना उस पर किसी ने अमल किया, ना कोई अभी तक आया है करके। जनता बहुत परेशान है सर। इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें सर जो जिम्मेदार आदमी है उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी कि क्यों नहीं वो कैसे टूटा पुल, क्यों टूटा, इस तरह से होना चाहिए था उसके ऊपर सर। भी बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे होंगे, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, सारी जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल टूट गया है। और जो हमारे सबसे मेन बात जो है, जो हमारे उद्योग क्षेत्र है उसमें इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। वो पहले यहाँ तक माल ला रहे हैं अपने ट्रकों से, फिर यहाँ से छोटी गाड़ियों से ला, डबल उनको वो पड़ रहा है। तो रुड़की के मछली बाजार में रामपुर रोड की खराब हालत को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है, क्योंकि इस रोड पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिस कारण जहां लोगों को रोजाना हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज होकर स्थानीय लोगों के द्वारा नियर गौरव गोयल रामपुर रोड से लेकर मेन बाजार तक शव यात्रा निकाली गई और मेयर का पुतला दहन किया गया। शव यात्रा में नगर निगम के पूर्व पार्षद सलीम और पार्षद के बेबी खन्ना भी मौजूद रहे। इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे में लगा हुआ है। वहीं मेयर डॉक्टर जोगिंद्र पाल सिंह रोतेला स्वयं वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अब इसे निकाय चुनाव नजदीक होने का साइड इफेक्ट कहें या फिर जनता के लिए समर्पित, इस पर इस बहाने लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। बता दें कि रोजाना मेयर निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। देखिए, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूंकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती, उस स्तर पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हो, चाहे सीवरेज के हो, चाहे आपके पार्क्स के हो, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अवैध कच्ची शराब पर लगातार आबकारी विभाग टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि छापेमारी के दौरान ग्राम सहदेवपुरा थाना पथरी में 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा द्वारा लगातार अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर की मोहम्मदपुर झाल से 23 जुलाई से लापता हिमांशु चौहान नाम के युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिमांशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है, जहां पर आज हिमांशु के परिजन भी पहुंच गए हैं। बता दें कि 30 जुलाई को हिमांशु चौहान अपनी कार लेकर घर से निकला था, जिसके बाद हिमांशु घर नहीं पहुंचा। उसके परिजनों ने हिमांशु की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद उसे कार सोलानी पार्क के पास गंग नहर किनारे से उसका शव बरामद हुआ है। कुछ दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसी वजह से लगातार बरसात के चलते चार धाम की यात्रा पर भी मौसम की मार पड़ रही है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में आजकल तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व में बद्रीनाथ धाम में काफी संख्या में देश और विदेश के हर कोने से तीर्थ यात्री पहुंच रहे थे, लेकिन उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन कर चुके हैं।
उत्तरकाशी मुख्यालय में कूड़ा निस्तारण केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगरपालिका उनको धोखा दे रही है और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि जिला मुख्यालय में कई सालों से जमा कूड़े के निस्तारण के लिए नगरपालिका ने तिलोथ में जमीन लेकर यहां पर प्लांट भी लगा दिया था, पर स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए थे। इसके बाद स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, नगरपालिका और स्थानीय लोगों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत नगरपालिका को यहां पर कूड़ा निस्तारण करना था। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि समझौते के तहत नगरपालिका को रोजाना 2 डंपर कूड़े का निस्तारण यहां करना था, पर नगरपालिका यहां बड़ी मात्रा में कूड़ा डंप कर रही है, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। कोई बीमार है हमारे परिवार में, मैं वहाँ पर खड़ा था, 2-3 ट्रक निकले, उनमें बदबू आई। बदबू आने का मुझे शक हुआ कि बदबू क्यों आ रहा है इन ट्रकों को। उसके बाद मैं सड़क पर आया, ऊपर सड़क पर नीचे बैंड करके आना था उन्हें। मैं सड़क पर आया, मैं 10 मीटर पीछे, 10-12 मीटर पीछे थी ट्रक, और मैंने सड़क पर चला गया। 10-12 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हो गया, मैंने रोक दिया, लेकिन वो 10-12 नहीं, वो 1 मीटर, आधा मीटर की दूरी पर उसने खड़ा रखा। डीएम साहब के साथ बैठक जरूर हुई थी, कुछ 50-60 दिन की बातें हुई थी गांव वालों से, हमारे शिष्टमंडल के साथ। कुछ लोगों को चिट्ठियां भी जारी हुई है, लेकिन परसों रात को जब ये रात को 11 बजे के आसपास कूड़ा डालने यहाँ आए, तो हमको एक लेटर दिखाते हैं जिसमें नगर पालिका के मिली भगत से हमारे 2 लोगों के दस्तखत, क्या 2 लोग की बपूती थोड़ी नहीं है कि 2 लोग यहाँ कूड़ा डलवा देंगे। दूसरा, जिन लोगों ने रोका उनमें से एक लड़का दुर्गेश नोटियाल, जिसको मारने डंपर वाले जो कूड़ा लेके आ रहे थे वो मारने पड़े। तिलोथ के लोगों ने इतना त्याग किया है देश के लिए, अपने जो बच्चों का निवाला है, जैसे भगवान जी ने अभी पहले कहा कि हम अपने भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, भावी पीढ़ी को हम लोग जो है, सरकार हमको इतनी गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो। हल्द्वानी में मोहर्रम की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार तैयारियों में लगा हुआ है और चाक चौबंद नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर वनभूलपुरा क्षेत्र की जनता के साथ बैठक ली और क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे भरान से लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरबंश सिंह ने क्षेत्र में शांति माहौल बनाए रखने की अपील की और ट्रैफिक आदि व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारित किया। वहीं क्षेत्र में पूरी शांति के साथ मोहर्रम मनाया जाएगा, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करने के साथ अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। जो आगामी त्यौहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक वनभूलपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है, उस पर जो व्यवस्थाएं करानी है, उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती है और जो बिजली के तार जो ढीले हो रहे हैं, उसके लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। 29 जुलाई को मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो एएमएनए को, जो नगर निगम के एएमएनए, उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे और ये जो त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सारे विभाग सक्रिय। पौड़ी के ग्रामीणों ने सोड़ गांव में प्रशासन द्वारा शराब की दुकान खोले जाने पर ठेके के आगे विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना था कि देवप्रयाग में पहले ही एक शराब का ठेका मौजूद है, ऐसे में प्रशासन द्वारा पालिका परिषद देवप्रयाग की सीमा पर 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही दूसरी दुकान खोले जाना बड़ा गंभीर विषय है। जनपद के देवप्रयाग तीर्थ स्थल में सोड़ गाँव में खोली दुकान के 100 मीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल के साथ ही ग्रामीणों का प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। ऐसे में यहां पर शराब की दुकान खोले जाने से बच्चों और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकत्र होने का मतलब तो कुछ ना कुछ होगा ही। जब मतलब सरकार ने
देवप्रयाग जैसी मतलब जो संगम नगरी है, पवित्र नगरी है, यहाँ पे इस धार्मिक नगरी में पहले से दारू का ठेका है, फिर दूसरा ठेका खोल दिया। इनकी मुश्किल से 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो फिर मतलब जब ऑलरेडी सफदरखाल में ठेका है तो इसको फिर इसका विस्तार केंद्र क्यों खोल दिया गया ये? भाई अगर ठेका इतना मतलब ये पॉपुलेशन होती देवप्रयाग की तो उस पॉपुलेशन में मतलब 10 ठेके भी खुल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। महिला पुलिस तो यहाँ नीचे है, महिला पुलिस है, एक महिला कांस्टेबल ये थाने पे एक 2 ही पोस्टिंग है। तो यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी है। अभी धरना शांतिपूर्ण चल रहा है, इसलिए ज़्यादा फोर्स की ज़्यादा बल की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।